नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब सबसे कागज मांग रहे थे। अब वो कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस से कागज मांग लिए और उन्होंने कहा है कि जब मंदिर से भी सोर्स ऑफ इनकम का हिसाब मांगा जाता है तो तुमसे क्यों नहीं, तुम कौन हो, और कागज तो दिखाने पड़े। अब इस खबर के बाद चूंकि प्रियांक खरगे के अंदर में कर्नाटक है, तो वो कर्नाटक में जो आरएसएस के ऑफिसेज हैं, वहां जो बड़े नेता हैं आरएसएस के, उन सबसे वो ये सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। प्रियांक खड़गे अभी बीते कुछ दिन पहले ही जब डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बने हैं तो गृह विभाग उन्हें मिला है। आज ये दो जगह बड़ी खबरें छपी जो आपकी स्क्रीन पर है। ये बेंगलुरु लाइव एक हिंदी वेबसाइट है, कर्नाटक की चर्चित वेबसाइट है। उन्होंने लिखा कि आरएसएस को जवाबदेह होना चाहिए। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने पंजीकरण और कर छूट को लेकर अपना विरोध दोहराया है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने टकराव को फिर से हवा दी है कि संगठन की पंजीकरण स्थिति, टैक्स की छूट और वित्तीय पारदर्शिता पर फिर सवाल खड़े कर दिए और चुनौती दी है कि कागज तो दिखाने पड़ेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है जिसमें आज की हेडिंग है, अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे को धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने विपक्षी भाजपा पर आरएसएस का इस्तेमाल करके मेरा अपमान करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाया कि हम पर धमकी दे रहे हैं। मामला यही नहीं बना, आगे फिर लिखा गया गृह मंत्री का पदभार संभाले हुए, उसी खबर का बाकी हिस्सा है। गृह मंत्री का पदभार संभाले हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और आप लोग अभी से अपना डर, चिंता और बेचैनी दिखाने लगे हैं। खरगे ने एक्स पर राज्य भाजपा को टैग करते हुए कहा है, अपनी विपक्षी पार्टी पर आरएसएस का इस्तेमाल करके मेरा अपमान करने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने भाजपा से आरएसएस को अपना अभिवादन पहुंचाने के लिए कहते हुए लिखा है, उन्हें बता दें कि वे अपने मूल राजनीतिक संगठन को पंजीकृत कराने के लिए, मीनू जी ध्यान देने की लाइन है, मूल राजनीतिक संगठन को पंजीकृत कराने के लिए दस्तावेज तैयार रखें, कागज तैयार कर लें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले साल संगठन को व्यक्तियों का समूह बताया और सरकार के साथ पंजीकरण कराने से इनकार करने पर खरगे की आलोचना को तब खारिज कर दिया था। अब प्रियांक गृह मंत्री है, तब वो आईटी मिनिस्टर की हैसियत से कह रहे थे आप अपना पंजीयन कराओ, तो वो कह रहे हैं कि दस्तावेज तैयार रखो। मीनू जी, इस खबर के बाद आरएसएस में भी हड़कंप है, बीजेपी में भी हड़कंप है, पूरे देश के नागरिक हैरान है कि अब क्या होगा। जी देखिए, जो आरएसएस है ये सारी दुनिया जानती है। ये 100 साल पुराना संगठन हो चुका है। अभी पिछले साल इन्होंने अपना शताब्दी वर्ष मनाया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना बड़ा संगठन, देश की सत्ता को बैकडोर से जो होता है कठपुतली की तरह नचाने वाला संगठन, उसका कोई अता पता नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसको फंडिंग कहाँ से आती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जो संगठन का जो ढांचा है वो क्या है, और जो टैक्स में छूट जो बताते हैं या जो वो कह देते हैं गुरु दक्षिणा में पैसा मिलता है, तो जो मिलता है उसका कोई हिसाब कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी एक छोटे से छोटा संगठन इस देश के अंदर अगर काम कर रहा हो, वो संगठन उससे तुरंत सरकारें पहुंच जाती हैं। और आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार के आने के बाद कम से कम 20,000 एनजीओ के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था और 20,000 एनजीओ बंद कर दिए थे। अब बता रहे हैं कि उसके बाद तो संख्या और भी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन ये जो जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से बताया था, याद होगा आपको, 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस। तो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और जो एनजीओ को लेके इंडिया में कानून है कि उनका कमिश्नर के यहाँ, जो एनजीओ का कमिश्नर होता है उसके यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और उनको हर वर्ष अपना जो आय व्यय का जो लेखा जोखा है, इनकम का और एक्सपेंडिचर का, वो वहां जमा कराना जरूर होता है। उसका ऑडिट होता है
कि भाई आप कोई गलत तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो आप फंड इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी आपको डोनेशन आता है या जो भी आती है, सहायता आती है, एड आती है, उनको कोई जो ये ऐसे कानून है वो इस एनजीओ के, जो विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ भारत में विद्यमान है, उसके ऊपर ऐसा कोई कानून लागू नहीं होता है। और ये देखिए, आरएसएस के ऊपर बैन तो भूतकाल में भी लगा है। गांधी की हत्या के बाद सबसे पहले सरदार पटेल थे जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था। उसके बाद बहुत ज्यादा मान मनोबल चरोरी करके और उनको उनसे कुछ शर्तें मनवा के कि आप राजनीति में भाग नहीं लेंगे और ये नहीं करेंगे, भड़काऊ बयान और ये सब करके ये लोग वापस आ गए थे। उसके बाद आजाद संघ का के ऊपर बैन आपातकाल के दौरान भी लगा था और अब भी बार बार मांग उठती रही है। बैन तो हर बार लगा, लेकिन कभी भी कागज नहीं मांगे गए इनसे रजिस्ट्रेशन के, जो कि असल में आरएसएस की जड़ों पर प्रहार करता है, क्योंकि वो संगठन रजिस्टर्ड ही नहीं है और उसके यहाँ जो पैसा आता है उसको लेखा जोखा रखने की कोई बुक्स भी नहीं है, अकाउंट बुक नहीं है उनके। आपको हैरानी होगी जान के कि इतना बड़ा संगठन न केवल देश के अंदर ये विश्वव्यापी संगठन है, विदेशों में एचएसएस मतलब हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से इसकी शाखाएं चलती है, करीब 40 देशों में शाखाएं हैं, वहां भी खर्च होता है और विदेशों से भी धन आता है यहाँ पे। और कोई एनजीओ होगा तो उसको एफसीआरए लाइसेंस लेना पड़ता है और एफसीआरए के नियम बड़े कठिन होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ जो आरएसएस है उसको कोई पूछने वाला नहीं है और अभी तक इनका चलता रहा। और ये आपको ध्यान होगा कि ये जो दर्शकों को ध्यान होगा कि 2023 में जब कर्नाटक के इलेक्शन हुए तो कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि सत्ता में आए तो बजरंग दल के ऊपर हम बैन लगाएंगे। अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए आप सभी सदस्यों को, क्योंकि बजरंग दल आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है और जो सड़कों की गुंडागर्दी चलती है, आपने देखा होगा कि इसको पकड़ उसको पीट दिया, उसको मार दिया, चर्च में पहुंच गए, मस्जिद पे पहुंच गए और जो गौमांस के शक में जो लिंचिंग वगैरह करते हैं उसमें अधिकतर इसी बजरंग दल के ही संगठन के गुंडे पाए जाते हैं। तो जो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो था उसमें लिखा हुआ था बजरंग दल के ऊपर बैन लगाएंगे। अब जो ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, बड़े चालाक और धूर्त किस्म के लोग हैं, ये क्या लेके उड़ गए कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो बजरंग बली के ऊपर बैन लगाएगी। और इस बात को मोदी जी ने चुनाव रैली के मंच से, हर मंच से कहा और मोदी जी खुद चुनाव के प्रचार के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। पूरा जो कर्नाटक था इन्होंने हनुमान चालीसा कर करके कि भाई हमारे तो आज बड़ा अच्छा नुस्खा हाथ आ गया और कांग्रेस को गिरा देंगे। उसमें उन्होंने बजरंग दल का जो नाम था, उन्होंने कहा था बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, इन्होंने कहा बजरंग बली के ऊपर बैन लगा देंगे। ये तो लोगों को लगा कि सबको लगा कि कांग्रेस ने जीता हुआ इलेक्शन हार दिया है, लेकिन क्योंकि वो कर्नाटक की जनता थी, उसको समझ थी, उसको पता था कि कांग्रेस बजरंग दल और बजरंग बली दोनों में अलग अलग समझ रखती है इनको, कि बजरंग दल जो है एक राजनीतिक संगठन है, सांप्रदायिक संगठन है और बजरंग बली तो सबके आराध्य है। कहा जाता है कि बजरंग बली की तो जन्मभूमि कर्नाटक में ही मानी जाती है एक स्थान पे, तो वहां पे कर्नाटक में बहुत अच्छी इनकी बहुत मान्यता है, बहुत पूजा होती है, जैसे नॉर्थ इंडिया में भी होती है। तो वहां पे जब से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में था उनका, और प्रियंक खड़गे तो हमेशा से ही बहुत इनके विरोध में रहे हैं। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा भी गया था सवाल कि कब करेंगे आप आरएसएस के ऊपर जो आप दावा करते हैं कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा था मेरे हाथ में शक्ति आए तो मैं करके दिखा दूंगा। तो अभी उनको कुछ घंटे हुए हैं, चंद घंटे ही हुए हैं बने हुए गृह मंत्री वहां राज्य का। आप देखिए राज्य का गृह मंत्री, आप सब जानते हैं कि कितनी ताकत होती है, तो डेफिनेटली उन्होंने जो सवाल पूछा है कि कागज दिखाइए। अब आरएसएस के पास कागज हो तो दिखाएं, उनके पास कागज ही नहीं है, उनका तो आराम से चल रहा था। आप देखिए कि इसमें अचरज की बात यह है शिव कुमार जी कि जिस संगठन का ना कोई कागज है, ना कोई पैसे का लेन देन का हिसाब है, कुछ हिसाब नहीं है, वो संगठन बड़ी छाती तान के सड़कों के ऊपर लाठियां लेके पथ संचालन करता है, खुलेआम शस्त्रों की पूजा करता है वो संगठन और बताता है त्रिशूल बांटता है वो संगठन। मतलब जो वो संगठन, उसकी जवाबदेही कुछ नहीं है और ताकत सबसे ज्यादा। आज जो देश में कहा जाता है, जो राहुल गांधी बार बार आरएसएस को चैलेंज करते हैं, संघ को जो चैलेंज करते हैं बार बार अपने भाषणों में और अपनी ट्वीट्स में या पोस्ट में, उनका मकसद, उनका कहना यही है कि ये जो है माँ ये है भाजपा की, क्योंकि संघ की राजनीतिक शाखा है आपकी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले जनसंघ हुआ करती थी,
जनसंघ को क्योंकि 1977 में जब जनता पार्टी बनी तो उस आज इमरजेंसी के बाद तो उन्होंने जनसंघ का उसमें विलय कर दिया था। तो उसके बाद सन 80 में जो निकल के आया आरएसएस का जो राजनीतिक जो भुजा थी वो निकल के आई, उसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। तो जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों का लेखा जोखा लें तो उसमें जनसंघ को जरूर जोड़ें, क्योंकि भाजपा का अतीत, जो भाजपा का पुराना नाम जनसंघ हुआ करता था, उनके साथ भी यही था सब कुछ कि संघ जो है चलाता तो था जनसंघ को, संघ आज भी भाजपा को चलाता है, लेकिन नाम ये कि हम तो राष्ट्र सेवा का काम करते हैं, हम तो एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन सांस्कृतिक संगठन का दावा करते हैं और देश की राजनीति में पूरा दावा कि कौन उन आप ये देखिए कि देश की राजनीति में किस तरह का दखल है इनका। एक सेकंड शिव कुमार जी, मैं कहना चाहूंगी कि देश की राजनीति में किस तरीके का दखल है भाजपा में संघ का, कि उनका जो संगठन मंत्री रहता है भाजपा में वो संघ का आदमी होता है हमेशा से, और ये कहते हैं कि हम तो राजनीति करते ही नहीं, हम तो सांस्कृतिक संगठन है। तो ऐसे संगठन से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। इसके बाद मैं एक बड़ा रोचक किस्सा नागपुर का सुनाऊंगी इसी रजिस्ट्रेशन को लेकर। जी आप कुछ कह रहे थे। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि राजनीतिक संगठन को Z+ श्रेणी की सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जब आप राजनीतिक संगठन नहीं हो तो हर प्रदेश में आरएसएस का संगठन महामंत्री क्यों बनाया जाता है, हर प्रदेश में, और एक नेशनल लेवल पर होता है जो VL संतोष जी है इस समय। हर प्रदेश में संगठन महामंत्री है जो आरएसएस का होता है। जब भाई आप राजनीतिक संगठन नहीं हो तो आपको वहां संगठन में घुसने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप ही उनके जमीन पर पहुंचाने वाले, एक एक आरएसएस के स्वयंसेवक को जमीन तक पहुंचाने का काम आप करते हो। और मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं इसमें सहमत हूं कि इस समय आरएसएस के स्वयंसेवक मिलकर बीजेपी जमीन तक चली गई है और विपक्ष के पास कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता पर फोकस नहीं करते, वो सोशल मीडिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो कुछ ऐसे जो यूट्यूबर हैं जो दिन भर सरकार बनाने गिराने का ठेका लिए घूम रहे हैं, उन पर व्यूवरशिप ज्यादा है, व्यूवरशिप, और उसी के जरिए वो बताते हैं जैसे ही चुनाव शुरू होता है कि आप जीत गए जीत गए जीत गए, और उसके बाद जब चुनाव आता है तो परिणाम विपरीत होते हैं। जबकि सच्चाई कुछ हम और आप जैसे पत्रकार बताने की प्रयास करते हैं तो जिसे सच्चाई बता देते हैं वही कहता है कि बिक गए। कभी इधर वाले कह देते हैं, इधर वालों से सवाल पूछ लो, कभी उधर वाले, इधर वाले ज्यादा कहते हैं। अब आप देखिए ना, आरएसएस से अगर पेपर का जिक्र हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है? हम और आपसे जब इनकम टैक्स का सवाल हो सकता है तो आरएसएस विश्वव्यापी संगठन से कोई सवाल गलत है? लेकिन चूंकि इसमें हम कांग्रेस का भी दोष मानते हैं, कांग्रेस ने शुरुआत में ये सवाल किया क्यों नहीं, और इसीलिए कांग्रेस भुगत रही है आज। आप अपनी गलतियों को भुगतोगे, प्रायश्चित करना पड़ेगा। ममता कर नहीं रही है। कल ममता, कोई भी व्यक्ति जब भाजपा का टूट के उनकी पार्टी में आता था तो वो कहती थी ये स्वच्छ प्रशासन की पहचान है, ये जनता की आवाज है। अब आज आपकी पार्टी टूट रही है तो आप क्यों बिलबिला रही हो? ये भी तो स्वच्छ प्रशासन की पहचान है, ये तो भी जनता की आवाज है, स्वीकार करना पड़ेगा। हम जो बोते हैं वो निश्चित हमें काटना पड़ता है। और तीसरी बात, जब मीनू जी हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो ऑटोमेटिक 4 हमारी तरफ होती हैं, और इसका हम अध्ययन नहीं करते। इसका अध्ययन जब हम लुटने के बाद करते हैं। जो काम कल मंच पर बैठकर गले लग रही थी सोनिया गांधी के, वो अगर चुनाव से पहले लगी होती तो परिणाम कुछ विपरीत होते। मीनू जी देखिए, आपने पूछा कि क्यों नहीं इनसे मांगा जाना चाहिए हिसाब। आप देखेंगे कि एक झंडेवाला में दफ्तर हुआ करता था आरएसएस का, और आज देखेंगे कि वहां पे एक भव्य इमारत खड़ी हुई है, 7 स्टार बताते हैं देखने वाले। मैंने तो जो उनको सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखी हैं, तो जो संगठन कहा जाता था कि वो तो एक धोती एक कुर्ता, और जिसके घर में खाना मिलता है वहां जाके खाना खा लेते हैं संघ के प्रचारक, और क्या कहते हैं वो तो जाने का आने जाने का रिक्शा का किराया भी जिसके घर जाते हैं संघ के सदस्यों के, उनके घर उनसे ही लेते हैं। वो कार्यालय जो कहता है कि हमारे पास कोई हिसाब नहीं, खाली गुरु दक्षिणा के पैसे से इतने भव्य कार्यालय बन गए पूरे देश में। न कि मैं तो झंडे वाला का तो उदाहरण दे रही हूँ, तो और जो कि इतना सादगी से वाला संगठन, उसको इतने भव्य कार्यालय, एयर कंडीशन कार्यालय, 7 स्टार कार्यालय की जरूरत क्या है? तो ये जो चीजें हैं ना, देखिए हर चुनाव के, और आप ये दावा नहीं कर सकते कि हमारा कोई राजनीति में दखल नहीं है। हर चुनाव के बाद ऐसी खबरें आती हैं कि भाई चुनाव के दौरान तो हर घर में बैठ के हो रही थी, संघ के कार्यकर्ता घरों में जा के बैठ के कर रहे थे, और दिल्ली चुनाव के बाद आया
कि, और हरियाणा चुनाव के बाद आया कि संघ ने जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी है उन्होंने कम से कम 50,000 बैठकें करी है। अब किसी को दिखाई तो देती नहीं है, तो लेकिन वो इतनी गुप्त रूप से वो लोग बैठकें करते हैं। और अभी बंगाल के बारे में भी आ रहा है कि उन्होंने घर घर जाके बैठकें की। और इसका और सबसे बड़ा उदाहरण जान लीजिए कि कैसे इनका भाजपा में पूरा हस्तक्षेप है। 2024 के जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, चलते चुनाव के बीच में तत्कालीन अध्यक्ष भाजपा के श्री जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, भाजपा अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। इसका मतलब आज तक भाजपा संघ के हाथ पकड़ के चल रही थी, संघ की उंगली पकड़ के चल रही थी। आप तो खुद एडमिट कर रहे हैं, आप मना कैसे कर सकते हैं कि संघ का हमसे कोई लेना देना नहीं है, भाजपा का है संघ से लेना देना नहीं, संघ का हमारा भाजपा से लेना देना नहीं, हम तो सांस्कृतिक संगठन है, हम तो देश की संस्कृति के रखवाले हैं। तो ये इस तरह का ढकोसला मेरे हिसाब से जो प्रियंक खड़गे ने सीधे चैलेंज किया है। देखिए इसमें आराम से तो ये भी नहीं बैठेंगे, पूरा आप देखिएगा इसी मुद्दे पे कितना देशव्यापी आंदोलन होगा। लेकिन जब आप आंदोलन करने निकलेंगे तो जैसे आज हमने सवाल उठाया है कि भाई इतने आपके दफ्तर, आप लाठियां, सड़क के ऊपर पथ संचालन होता है, हजारों हजार आपके कार्यकर्ता लाठियां डंडे लेके निकलते हैं कि संघ का पथ संचालन हो रहा है। भाई उसका रजिस्ट्रेशन किस 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 हैसियत के तहत आप सड़कों पर लाठी डंडे लेके निकल गए, किस हैसियत के तहत त्रिशूल बांट रहे हैं? आपसे पूछा तो जाएगा कि, या आपको ऐसे ही छोड़ दे। मतलब ये तो अराजकता फैलाने वाली बात है कि आप अराजकता भी फैलाएं और आपको पूछे भी नहीं कोई। देखिए असल में पिछले 12 साल से तो इनके यहाँ पूरा उत्सव का माहौल है आरएसएस के घर के यहाँ, क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, तो मोदी जी उनके सैया हैं, वो कोतवाल बने हुए हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और अब क्योंकि सिद्धरमैया की बजाय शिव कुमार आ गए हैं वहां पे, तो शिव कुमार भी अपनी विचारधारा के पक्के हैं और प्रियंक खड़गे भी पक्के हैं, तो वो इसको उनको अब उनके हाथ में गृह मंत्रालय आया है तो उसमें कागज मांगेंगे। आप देखिए उपद्रव तो बहुत होगा, पूरे देश में होगा। आप देखिएगा बीजेपी की ट्रोल आर्मी, अमित मालवीय और जितने भी इन्होंने टीवी चैनल जो यूट्यूब चैनल चला रखे हैं, आप देखिएगा कितना रोना पीटना बिसूरना और हल्ला गुल्ला मचाएंगे। और हो सकता है कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा कर दें इस चक्कर को लेके, इस बात को लेके। लेकिन प्रियंक खड़गे ने समय बड़ा अच्छा सुना है क्योंकि अभी इमीडिएट इलेक्शन नहीं है कहीं पे। अगर कहीं पे मैम उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो बयान दिया वो इंग्लिश के बयान का हिंदी तर्जुमा इस प्रकार है कि मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस अपनी संगठनात्मक संरचना, वित्त पोषण तंत्र और कर व्यवस्था से संबंधित सवालों का संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा है। मंत्री ने कहा कि आरएसएस को अपने पंजीकरण संबंधी सभी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए और इस बात पर जोर दिया है कि देश में कार्यरत प्रत्येक संगठन को संविधान और कानून के तहत जवाबदेह रहना चाहिए। खड़गे ने आरएसएस को गुरु दक्षिणा योगदान से संबंधित छूट प्राप्त होने के आधार पर सवाल उठाया है। दान और वित्तीय संचालन के संबंध में अधिक पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने कहा यदि मंदिरों, धार्मिक संस्थानों को दान किए गए प्रत्येक रुपया का हिसाब रखा जाए तो कोई भी संगठन जवाबदेही से बचकर छूट का दावा कैसे कर सकता है? भारत के संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया केवल व्यक्तियों के एक निकाय के रूप में कार्य करने से कोई संगठन कराधान या नियामक जांच से स्वतः मुक्त नहीं हो जाता है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चुनौती दी है कि वे आरएसएस स्वयंसेवकों को संबोधित करने के बजाय संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ खुली चर्चा करें। बड़ी बात कही है। जी हाँ, देखिए जो प्रियंक खड़गे जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल सारे वाजिब हैं। जो आपने अभी कहा कि एक्चुअली तो ये पिछले 70 साल से, जो जब से आज़ादी मिली है, जब से तो सरकारें इसी देश की पार्टी की बनती हैं। चलिए 1925 में जब इनकी स्थापना हुई थी तो अंग्रेज थे तब वहाँ, 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा। लेकिन उसके बाद इनके ऊपर गांधी की हत्या का आरोप लगाया गया और उसमें कई मामले में सिद्ध भी हुआ उनका ये। राहुल गांधी के ऊपर तो आज तक चल रहे हैं मुकदमे कि आपने आरएसएस से संबंध कैसे जोड़ दिया नाथू राम गोडसे का, हमारा तो कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन जो है आप जो हैं आप सीधे सीधे एक्चुअली तो ऊंट अब आया है पहाड़ के नीचे। जो अभी तक कांग्रेस ने जो गलतियां की और कभी सवाल पूछा नहीं, ना कागज मांगे। अब ये जो बीजेपी और ये पूरी बटालियन है, ये जो ब्रिगेड है भगवा ब्रिगेड, ये सबके कागज मांगती फिरती है, खास करके माइनॉरिटीज के, कि सब कागज दिखाओ, कौन हो तुम। एसआईआर चल रहा है, नाम एसआईआर का है, उसकी आड़ में कागज दिखाने की ही मुहिम है।
क्योंकि वो इतनी डिफिकल्ट प्रक्रिया है। कल हमारे यहाँ आए थे, वो इतनी डिफिकल्ट प्रक्रिया है, हमारे जैसे पढ़े लिखे और समझदार लोग भी उसमें कागज जो दिखाने का चक्कर है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो मेरे हिसाब से जो माइनॉरिटी है और या जो अनपढ़ लोग हैं वो तो 100% ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे उस प्रक्रिया में से, वो कभी उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। हमें हमें खुद एसडीएम ऑफिस जाना है अभी अपने को प्रूव करने के लिए, कैन यू इमेजिन? क्योंकि 2003 की जो बॉम्बे की महाराष्ट्र की लिस्ट है उसमें हमारा नाम है नहीं, तो उससे अब प्रूव कैसे करें? तो अब हमें एसडीएम ऑफिस जाना है पासपोर्ट लेके अपना, क्योंकि वो एक सबसे ज्यादा मुफीद माना जा रहा है, जो 12 वो है। तो इन्होंने तो क्या है कि अपनी चला रखी है, जो चला रखा है और जो जिस तरीके से आपकी जो शातिर जो चालें चलती रहती हैं। और मतलब आपको ध्यान होगा कि जब ये बीजेपी सरकार बनी थी मोदी वाली, तो उस वक्त उस साल 2 साल तक मोहन भागवत ये जो विजयदशमी का इनका जो प्रोग्राम होता है दशहरा रैली, उसको जो संबोधित करते थे उसका लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन पे होता था। वो 2 साल बाद बंद हुआ। तो ये तो इनका रुतबा है। तो ऐसे संगठन से क्यों नहीं पूछा जाएगा जो कि सरकार की नकेल जिसके हाथ में है, लगाम जिसके हाथ में है जिस संगठन के, उसको पूछा क्यों नहीं जाएगा? जहाँ पे इस देश के उद्योगपति, इस देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति, इस देश के नौकरशाह, इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति जहाँ जिस संगठन के यहाँ हाजिरी लगाते हैं मुख्यालय में, उस संगठन से जवाबदेही क्यों नहीं मांगी जाएगी कि भाई क्या हैसियत है इनकी, कौन है ये, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इनकी जो चंदा है उसका ये कुछ उसकी जांच पड़ताल होती है कि नहीं, ऑडिट होता है कि नहीं होता है? छोटे छोटे संगठन एनजीओ से, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए उनसे कि आपका कागज कहाँ है? और आप देखिए सबसे कागज मानते रहे। वो कहते हैं ना कि जो आप काम करते हैं, जो आपके कर्म जो है वो हवा में तैरते रहते हैं, वापस आते हैं आपकी तरफ लौट के। तो इनके वापस आए इनकी तरफ लौट के। ये जो सदियों से भारत में रह रहे लोगों से जो कागज मांग रहे थे, कागज दिखाइए, और उनका मजाक उड़ाया जाता था, कागज नहीं दिखाएंगे। अब आप दिखाइए कागज, अब आपके पास तो है ही नहीं, कागज दिखाओगे क्या? तो एक बड़ी रोचक स्थिति पैदा होने वाली है शिव कुमार जी, और बहुत बवाल कटेगा। और देखिए प्रियंका खड़गे जिस तरीके से वो बिल्कुल पूरा उनका वो है, दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति है वो। और ये तो सोच समझ के देखिए जो सरकार है वहां शिव कुमार के साथ में उन्होंने पूरी तरीके से सलाह मशवरा करके ही ये कदम उठाया गया है, वरना नहीं तो आज तक तो क्यों नहीं उठाया गया। और देखिए अब कागज मांगे जाएंगे, कागज मिलेंगे नहीं, है नहीं तो दिए नहीं जाएंगे, कहां से देंगे कागज? रातों रात थोड़ी तैयार हो जाएंगे। तो ये मान के चलिएगा कर्नाटक में वो बैन लगाएंगे आरएसएस के ऊपर, जो शाखाएं वाखाएं होती आ रही थी उनके ऊपर बैन लगेगा। तो वो एक बड़ी उत्तेजक स्थिति, उत्तेजना वाली, और एक बड़ा इनके पास एक बड़ा भारी मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन मुद्दा मिलेगा, जितना ये मुद्दा उठाएंगे उतना ही आम व्यक्ति सरकार से उनसे सवाल करेगा संघ से कि भाई गलत क्या कह रहे हैं, आपके पास है कागज? वो कहेंगे नहीं है। भाई मान लिया एक इमेजिनरी, तुम सबसे हिसाब मांगोगे, तुमसे कोई नहीं मांगेगा, तो भी नहीं मांगेगा। नहीं, जब तुम अगर पूरे देश में आंदोलन करोगे कि हमसे कागज मांग रहे हैं, तो कहेंगे यार, और चांस की बात है कि एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, बिहार में देखा है लोगों ने, आप भी सबसे कागज ही तो मांग रहे हो, आप भी तो सबसे कागज ही तो मांग रहे हो। और बंगाल में क्या करा आपने? 27 लाख लोग आपने बाहर निकाल दिए कागज के ही चक्कर में। अब भाई तुम जो जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल आपके करे हुए कर्म लौट के आते हैं, आपको हिट बैक करते हैं, आपके गाल पे लगे आके। अब दिखाने दो पड़ेंगे, सरकार जिसकी है उसकी माननी तो पड़ेगी, नहीं तो मेरा मानना ऐसा है कि बैन लगेगा आरएसएस के ऊपर कर्नाटक में, और उसकी पुनरावृत्ति कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में भी हो सकती है। जी चलिए इंतजार करते हैं कि अब कब वो बैन लगाते हैं और कब क्या करते हैं। जब खबर मिलेगी हम सबसे पहले फिर लेकर हाजिर रहेंगे। आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।